नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और वक्त हो चला है खेत खलिहान का, गांव की माटी। और आज हम अपने इस शो पे लेके आए हैं कुछ बेहतरीन जानकारी। हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में खासम खास मेहमान हैं बृहस्पति पांडे जी, और इनसे आज हम चर्चाएं करेंगे धान के बेहन और कैसी प्रजातियां हों, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे बचाया जाए। इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे सभी किसान भाइयों के लिए। खासकर बिना देर किए आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं आज के हमारे स्टूडियो में खासम खास मेहमान बृहस्पति कुमार पांडे जी। सर, स्वागत है आपका ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में। ओमनी रेडियो बस्ती 90.0 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जी, धान की नर्सरी डालने का, और पूरी दुनिया में जी, भारत ही एक ऐसा देश है जो धान के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। जी, पहले चीन पहले स्थान पर था और अब भारत पहले स्थान पर है। जी, लेकिन धान की खेती को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां पूरी दुनिया झेल रही है। जी। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो दिनों दिन जलस्तर का, भूमिगत जलस्तर का कम होना, बारिश की दर में कमी आना। बिल्कुल सच कह रहे हैं पांडे जी, और निश्चित ही हम अपने श्रोताओं की तरफ से आपसे यही जानने की कोशिश हमारी होगी। धान के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, उसी पे आधारित ये फसल होती है, और कुछ नई तकनीकें भी हमारे देश से इजाद हुई हैं। थोड़ा सा इस पे हम पहले जानने की कोशिश आपसे करेंगे कि कैसे उन सुगंधित और जीआई टैग प्राप्त कुछ खास किस्में हैं जो हमारे किसान भाई अभी भी उनको पता नहीं है। थोड़ा सा जी, आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो धान को लेकर के जो चुनौतियां हैं, मैं जी, संक्षेप में बताना चाहूँगा। धान एक ऐसी फसल है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी खपत करने वाली फसल है। जी, 1 किलो चावल पैदा करने में लगभग 3 से 4 हज़ार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। जी, और अभी पूरी दुनिया जो है एथेनॉल पर निर्भर होने जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों की जगह पर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चावल ही एक ऐसी फसल है जिसके जरिए सबसे ज़्यादा एथेनॉल बनाया जाएगा। जी, तो एक हम अगर एथेनॉल पर खपत होने वाले पानी की बात करें तो 1 लीटर एथेनॉल पैदा करने में लगभग 10,500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जी, और 1 किलो चावल पैदा करने में भी लगभग 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो हमको ऐसी धान की किस्मों की ज़रूरत है जो कम पानी में पैदा हो, सूखा की अवस्था में भी वो भरपूर उत्पादन दे, जी, और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली खाद्य पदार्थ है चावल। तो स्वादिष्ट भी हो, लजीज भी हो, और उसमें पोषक तत्व हो जो हमारे शरीर की जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है जी, उसकी रिक्वायरमेंट को, ज़रूरत को पूरा कर पाए। जी, तो हम आज उन्हीं किस्मों की बात करेंगे जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और सदाबहार जो चावल की किस्म मानी जाती है, धान की किस्म मानी जाती है, जी, जिसको मध्यम वर्ग भी खाता है, उच्च वर्ग भी खाता है, और जो निचला तबका है जिनकी पहुंच अच्छे चावल की किस्मों तक नहीं है, वह भी आसानी से खा लेता है। इतनी इसका रेट होता है, जी, जिसे हम BPT 5204 के नाम से जानते हैं। और इसका सर्वाधिक प्रचलित नाम है सांभा। जी, सांभा की सबसे ओरिजिनल प्रजाति यही है। जी, हर किसान इसको अपने खेत में रोपता है, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन की ज़्यादा समय लेती है, जिसकी वजह से किसानों के लिए समस्या आती है कि बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। जी, जी, तो ये फसल ज़्यादा पानी लेने वाली है, ज़्यादा श्रम लेने वाली है, ज़्यादा ड्यूरेशन लेने वाली है। तो इस वजह से जो रबी की फसलें हैं किसान देर से ले पाते हैं, जिससे उत्पादन घट जाता है। जी, तो दुनिया में भारत एक पहला देश ऐसा बना जिसने जीनोम तकनीकी से सांभा के मूल प्रवृत्तियों, गुणों को समाहित करते हुए एक ऐसी वैरायटी इजाद कर दी जो सांभा से लगभग 25 से 30 दिन पहले हो जाएगी, 20 से 25 दिन पहले हो जाती है। जी, यानी इसको हम देखेंगे तो 115 से लेकर के 125 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। जी, तो एक तो टाइम ड्यूरेशन इसने कम कर दिया। बिल्कुल, दूसरा ये है कि अगर कम बारिश होती है, कम पानी भी पाता है, तो ये सूखा को सहन करने वाली प्रजाति है। जी, इससे पानी की जो समस्या है जी, उस पर भी ज़्यादातर निजात पाया जा सकता है, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव हर साल हो रहा है, बारिश में कमी आ रही है। बिल्कुल, तो इससे भी हम निपट सकते हैं। और सरकार ने इस बार कह भी दिया है कि अल नीनो प्रभाव भारत में रहेगा, जी, जिसकी वजह से बारिश में कमी आएगी, मानसून का प्रभाव जो है कम होगा। तो जिसका नाम है DRR100, जो बनाई गई है जीनोम तकनीकी से, जी, जी, दुनिया की पहली ऐसी वैरायटी है। जी, और यह जो है सांभा की तरह स्वादिष्ट है, सांभा से पतला होता है, सांभा से ज़्यादा उत्पादन देता है, जी, सांभा से पहले पक कर के तैयार होता है। जी, जी।
इसी के साथ साल 2025 में इसको केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको रिलीज किया था। उसी के साथ एक और वैरायटी रिलीज की गई थी, 2 वैरायटियाँ रिलीज की गई थी जो दुनिया की सर्वप्रथम वैरायटी है DST-1। DST-1 भी सूखारोधी प्रजाति है। इसमें ब्लाइट रोग जो लगता है, जो सबसे ज़्यादा धान को प्रभावित करता है, ये दोनों किस्में रोगरोधी हैं। यानी जो समस्याएं धान में आती थी, किसानों को नुकसान हो जाता था रोग लगने की वजह से, ब्लाइट उसकी वजह से भी किसान बच पाएंगे। DST-1 और सांभा का जो इससे बन करके जो DRR 100 बना है, इसको सामान्य नाम कमला दिया गया है। अच्छा। तो ये 2 किस्में किसान भाई आसानी से रोप सकते हैं। और इसकी नर्सरी डालने का समय जो है 25 मई से लेकर के 25 जून तक का सर्वाधिक उचित समय होता है। इस दौरान किसान भाई डाल सकते हैं। सर थोड़ा सा और हम जानेंगे, इसकी नर्सरी डालने के पहले किसान कैसी तैयारी करें, खासकर कि बेहतर नर्सरी उठे भी? जी, उसके धान की कोई भी नर्सरी डालना है तो एक तो खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेत की जुताई हो रही है रोटावेटर से होती है, 4 इंच तक गहराई तक करता है। और वो पपड़ी पड़ती जा रही है, जो उपजाऊ मिट्टी है ऊपर नहीं आ पा रही है। तो हमें कल्टीवेटर से, या जो हैरो पहले चलता था, अभी भी चल रहा है, हैरो से एक गहरी जुताई करनी चाहिए। या तो अगर आपके पास दूसरे गहरी जुताई करने वाले यंत्र हैं, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे गहरी जुताई करने वाले यंत्र आ गए हैं जो 1 फीट तक गहरी जुताई करते हैं। तो जितनी अच्छी गहरी जुताई होगी उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी ऊपर आती है, पपड़ी टूटती है। तो गहरी जुताई कर लें और उसको कड़ी धूप में सूखने दें 15 से 20 दिन मिट्टी को। तो उसमें से जो नुकसानदेह कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाता है, जिसमें खरपतवार नष्ट करने के लिए हमको रसायन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है या खरपतवार सड़ा हुआ है तो उसको अपने खेत में डालें, जिससे उसमें ह्यूमिक बढ़े, यानी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़े नेचुरल रूप से। और उसके बाद उस पर पलेवा लगा दें, यानी पाटा लगा दें, जिससे उसकी नमी न जाने पाए। इतनी तैयारी करने के बाद और कोशिश करें जहाँ पर नर्सरी डाली जा रही वो खेत बराबर हो, जिससे नर्सरी को बराबर से पानी मिले, क्योंकि ज़्यादा तापमान होने की वजह से नर्सरी सूख जाती है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा और जानेंगे, खासकर बेहन डालने के पहले क्या जो डायरेक्ट हम बीज लेके आते हैं बीज दुकानों से, उसमें और कुछ भी शोधन करना पड़ता है कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए? इस पे क्या करें किसान भाई? देखिए, कोई भी फसल, चाहे वो धान्य फसल हो, तिलहन हो, दलहन हो, कोई भी फसल अगर ले रहे हैं तो बीज शोधन इसलिए जरूरी है। बीज शोधन अगर आप करते हैं तो एक तो जमाव अच्छा होता है, दूसरा जो मृदा जनित बीमारियां हैं वो मृदा जनित बीमारियां फसल में नहीं आती हैं। और धान की जो सबसे बड़ी समस्या हल्दिया रोग जिसको कहते हैं, तो ब्लाइट रोग है। तो कई बार लोग अंधाधुंध यूरिया डाल देते हैं या शोधन नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से धान की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो अगर आपने कार्बेंडाजिम, थीरम, इन सब चीज़ों से शोधन कर लिया है फसल का, तो निश्चित तौर पर आप इन बीमारियों से आसानी से अपनी फसल को बचा पाएंगे। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। और निश्चित ही जितने भी श्रोता हमारे ट्यून किए हैं रेडियो ओमनी 90.0 FM, सो चल रहा है गांव की माटी भोजपुरिया बार। और आज इस प्रोग्राम के तहत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खासकर समय चल रहा है धान की रोपनी का, उसके बेहन का। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ बृहस्पति कुमार पांडे जी स्टूडियो में हैं, जो कि इतने विस्तार से इन नई तकनीकी के बारे में भी बता रहे हैं। सर, यहाँ पे आपकी पसंद का एक गीत हम लोग भोजपुरी सुनते चलते तो हमारे किसान भाई भी पूरा इस चौपाल का आनंद उठा लेते। अब भोजपुरी का तो मुझे तुरंत तो नहीं याद आ रहा, लेकिन अगर आप अवधि में करें, नदिया के पार का कोई भी गीत आप कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों कहीं मत जाएं, जुड़े रहें हमारे साथ रेडियो ओमनी 90.0 FM पे। और आइए सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये खूबसूरत गीत और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है। और सो चल रहल बा गांव की माटी भोजपुरिया संगीत। आज इस शो के तहत हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं बृहस्पति कुमार पांडे जी, जिनसे हम खासकर धान की शुरुआती चरण जो होता है, कैसे बेहन डालें या कौन सी वैरायटी किसान भाई इस्तेमाल करें, उसी पे खास चर्चाएं हो रही हैं। सर, स्वागत है एक बार पुनः आपका। धन्यवाद। और अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, वैसे अगर देखा जाए तो हर घर में शुगर है, कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं, और खासकर उनको पहली मनाही की जाती है कि आप चावल ना खाएं। कैसे ये संभव हो कि शुगर हो भी ना और चावल भी खाते रहें? कुछ हमारे किसान भाइयों को जरूर बताएं।
देखिए, जो डायबिटीज है या शुगर है, जिसको आमतौर पर गांव में शुगर के नाम से जाना जाता है, जी तो डायबिटीज शुगर पेशेंट को चावल खाने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्लूकोज होता है जी या जल्दी पचता है। तो सरकार के प्रयासों से देश में कई ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली किस्में मानी जाती हैं। जी अब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। वह धान के चावल होते हैं, वह खाने के बाद धीरे धीरे पेट में जाने के बाद, आंत में जाने के बाद पचते हैं। जी तो जो चावल तेजी से पचता है उसमें ग्लूकोज तेजी से रिलीज होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। जी लेकिन जिसका ग्लाइसेमिक लेवल कम होता है वह जो है धीरे धीरे चावल पचता है, इसलिए धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है। इसलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चावल आसानी से जो शुगर पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है खा सकते हैं। जी अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होना चाहिए? जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 से 49 है जी वह चावल आसानी से शुगर पेशेंट यानी डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। जी और जिसका 50 से ऊपर 85 तक है वह जो है शुगर पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है। जी तो देश में कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई जो कोई भी शुगर पेशेंट खा सकता है। कुछ जीआई टैग प्राप्त किस्में हैं जो पारंपरिक रूप से उगाई जा रही है, और कुछ नवीनतम किस्में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर किस्म है वो DRR 48 है। जी इसमें एक और खासियत है इसका, तो ये तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, जी कम समय में पैदा होता है, लगभग 137 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और इसमें जिंक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बायोफोर्टिफाइड होता है। बायोफोर्टिफाइड यानी उसमें पोषक तत्वों की इतनी प्रचुरता होती है जी कि एक कुपोषित बच्चा या कुपोषित व्यक्ति, कुपोषित माँ भी अगर उसका सेवन करे तो उसका कुपोषण दूर किया जा सकता है। जी तो इसका नाम है, इस किस्म का नाम है DRR 48। जी इसके अलावा एक दूसरी किस्म तैयार की गई जिसका जो है नाम है DRR 58, और ये जिसमें नमक की मात्रा मिट्टी में है, वहां पर भी आसानी से नमक वाले पानी के एरिया में भी आसानी से पैदा की जा सकती है। यानी साउथ के जो राज्य हैं जी जी वहां भी इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। जी। एक तीसरी किस्म जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है DRR 42, और महज 120 से 25 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ओ, और ये सांभा की तरह, सांभा से ही ज्यादातर किस्में तैयार की गई हैं, इसलिए सादा की तरह खाने में स्वादिष्ट होती हैं। सांभा की तरह पतला चावल होता है, जी। सांभा की तरह पौधों की लंबाई होती है। जी तो एक तो इसकी जो ड्यूरेशन है 120 से 25 दिन में पककर तैयार होती है, यानी कम समय में पककर तैयार होती है। जी दूसरा है कि 55 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है, बम्पर उत्पादन मिलता है। पैदावार अच्छी और ये जो है आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य में आसानी से उगाई जा सकती है। जी 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 तीसरी एक जो किस्म है वह है DRR 47, और यह भी कम अवधि में पैदा हो जाती है। इतनी कम अवधि है कि सिर्फ 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सोचिए, जहां 140 से 50 दिन में पककर धान पर तैयार हो रहा है, जी जी और ये क्या है 110 दिन में तैयार होती है ये। दूसरा, इसको शुगर पेशेंट भी खा सकता है हाँ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से। जी और इसका जो उत्पादन है ये 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जी हेक्टेयर जो किसान भाई छोटे जोत के हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। लगभग 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, और लगभग मान के चलते हैं कि 8 बीघे का 1 हेक्टेयर जी होता जी है। जी तो यानी 8 बीघे में लगभग 50 क्विंटल धान आसानी से उपजा सकते हैं DRR बिल्कुल। 47 में। DRR 50 की भी वही खासियत है, 142 दिन में पक्का तैयार होती है। जी 55 क्विंटल तक इसका उत्पादन आसानी से मिल जाता है सामान्य उत्पादन की अवस्था में। अगर अच्छी देखभाल फसल की हो रही है, अच्छा बारिश हो गया तो और भी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जी DRR 52 जो है यह भी जो है मध्यम अवधि की फसल है, और ये लगभग 110 से लेकर के 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जी यानी किसान भाई आलू की बुआई कर सकते हैं, मटर की बुआई कर सकते हैं, चना की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि फसल, और सबसे अच्छी बात है कि लाही की बुआई भी कर सकते हैं जी, जो जी, सबसे ज्यादा पहले बोई जाती है। जी और ये 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। बिल्कुल इसके अलावा जो है DRR 75, DRR 45, ये सब किस्में हैं जो लगभग 130 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। 47 क्विंटल इसका DRR 45 का उत्पादन है। जी DRR 75 का लगभग 50 क्विंटल प्रति उत्पादन है, और 125 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। DRR 49 जो है 133 दिन में पक्का तैयार हो जाती है, और इसमें जिंक की मात्रा सर्वाधिक होती है। चावल बहुत पतले होते हैं, इसलिए इसको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। जी बहुत सारे लोगों को DRR सीरीज की धान की किस्मों के बारे में पता ही नहीं है। जी तो आज के बाद जब किसान भाई नर्सरी डालें तो अपने जो अच्छे बीज विक्रेता हैं उनसे संपर्क करें। DRR सीरीज की DRR 100, 47, 45, 50, 58, 46, इन सारी किस्मों को
की जरूर मांग करें, क्योंकि एक कम समय अवधि में पैदा होने वाली फसल जी, है। जी। इसके अलावा DRR 60 है, इसमें कम फास्फोरस वाली मिट्टी जो है उसको में भी आसानी से इसको पैदा किया जा सकता है जी। और 50 से 55 क्विंटल उसका उत्पादन होता है। अब जो आपका इस मुख्य सवाल था कि शुगर रोगी के लिए, तो ये जी। सारी किस्में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हैं, कम अवधि की हैं, 110 से लेकर के 135 दिन के बीच की सारी किस्में हैं। जी। 45 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल 65 क्विंटल तक इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। तो ये इन किस्मों की खासियत है। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। निश्चित ही जो भी किसान भाई हमारे सुन रहे हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चावल नहीं खा सकते हैं। आपकी डायबिटीज को कंट्रोल भी रखेगा, ऐसे चावलों को इजाद भी हो गया है। सरकार काफी परिश्रम भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है, आविष्कार भी हो रहा है। हाँ, ये है आपकी पहुंच तक पहुंचने में कुछ वक्त लग जा रहा है, क्योंकि अपने यहाँ इस परिक्षेत्र में थोड़ा ऐसे वैरायटी के नामों का थोड़ा कम चलन है। धीरे धीरे वो आ रहा है। सर, यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, इन फसलों में चुनौतियां यूं कह लो कि बहुत ज्यादा रोग भी लगते होंगे, तो कैसे इनसे निजात मिले? जितनी भी DRR सीरीज की हमने किस्मों की बात की है जी। सारी किस्में रोग रोधी लगभग हैं, क्योंकि ब्लाइट का सबसे बड़ा समस्या था। जी। और किसान भाई अगर यूरिया का कम उपयोग करें, बीज शोधन करें, तो वैसे भी जिसमें जिन किस्मों में रोगों का प्रकोप ज़्यादा होता था वो भी रोग नहीं होता है। जी। फिर भी जो DRR सीरीज की है, DRR 100 है, DST1 है, DRR 45 है, DRR 47 है, DRR 56 है, 60 है, 75 है, ये DRR मतलब इस सब में जो है ब्लाइट और ये सब किस्में रोग नहीं लगते हैं। ऐसे रोग नहीं लग पाएंगे जी, जी। इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं किसान इससे थोड़ा सा मुक्ति भी पालेगा। खाली निगरानी करते रहें। अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो अपने नजदीकी किसान बीज भंडार पे जा करके कहीं से भी राय लेकर के उसका उपचार भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो कृषि विज्ञान केंद्र है। हाँ, आपके जिले में ये भी बड़ी ही उपलब्धि है कि इंडो इजराइल के सहयोग से आपके जगह बगल में ही, गोटवा में ही, ये बंजरिया में है। यहाँ से भी आप संपर्क करके बहुत सारी जानकारी किसान भाई ले सकते हैं। सर, यहाँ पे एक गीत और आपकी पसंद का सुनते चले अपने श्रोताओं के साथ, कुछ बताएं आप। देखिए, अब तो मुझे एक ही गीत याद आ रहा है, जी। क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। जी, जी। तो शारदा सिन्हा का गीत है, अमवा महुआ के झूमे डरिया। दोस्तों, कहीं मत जाएं, आइए सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत गीत और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जानकारियां बहुत सारी हैं खेती किसानी पे। आज हमारे साथ खासम खास मेहमान हैं बृहस्पति पांडे जी। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। और आज हमारे स्टूडियो में खासम खास मेहमान हैं बृहस्पति कुमार पांडे जी, जिनसे खास कर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं सभी किसान भाइयों के लिए कि धान की कैसी उपज मिले, कितनी अच्छी वैरायटी धान के बेहन की है और उसके रखरखाव के बारे में। सर, स्वागत है एक बार पुनः आपका। धन्यवाद। और अब एक सवाल मेरे मन के अंदर कौंध रहा है। हालांकि किसान भाई तक पहुंचते पहुंचते ये काफी समय लग जाता है। ये GI टैग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इससे कितना फायदा किसानों को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत अहम सवाल आपने पूछा। जी। GI टैग एक ऐसा टैग है जी। जो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों जगहों पर दिया जाता है। GI टैग अगर किसी भी वस्तु, उत्पाद या खाद्य फसल को मिलता है जी। तो उस क्षेत्र को, उस व्यक्ति को एक अधिकार प्राप्त हो जाता है उसके बिजनेस करने के लिए, उसके संरक्षित करने के लिए, मालिकाना हक को लेकर के। जी। जैसे हम कहें कुछ आम की किस्में हैं जी। जो बिहार में प्रचलित हैं, धान की किस्में हैं, कुछ कपड़े हैं, मिर्चा की किस्में, भरवा मिर्चा की किस्में हैं। जी। जी। लेकिन हम धान की बात कर रहे हैं तो धान के परिप्रेक्ष्य में बात ही करेंगे। जी। धान की अगर बात करें तो GI टैग क्या है, इसको जान लेते हैं। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जी। यानी भौगोलिक जो है पहचान देना। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कोई वस्तु पैदा होती है, बनाई जाती है और वहीं वो इजाद हुई हो, पैदा हुई हो, उत्पत्ति हुई है, तो उसको अगर उसका प्रूफ सरकार के सामने दिया जाता है प्रॉपर फॉर्मेट में भर के, फॉर्म में भर के आवेदन के साथ, तो सरकार उसका निरीक्षण करती है, सत्यापन करती है और GI टैग दे देती है, तो एक एकाधिकार हो जाता है। जी। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, चूंकि हम बस्ती जनपद के श्रोता ज़्यादातर इसको सुनते हैं, मंडल के श्रोता सुनते हैं जी, तो बस्ती जनपद का एकमात्र जो है GI टैग प्राप्त अगर कोई धान की किस्म है तो वह है काला नमक जी, जो बस्ती मंडल में ही उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अविभाजित जो इस समय विभाजित जिला हुआ है बस्ती से सिद्धार्थनगर, वहाँ का एक बर्डपुर तहसील है। बर्डपुर तहसील में ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है
और धीरे धीरे ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो तराई के 11 जिले हैं जी यहाँ पर फैला। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट वातावरण है ऐसा है कि एक विशेष तरह की खुशबू इसमें पाई जाती है। जी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है जो शुगर रोगियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जी और इसमें विशेष तरह के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो अगर इसका सेवन कुपोषित से कुपोषित व्यक्ति कर ले जी तो उसका कुपोषण दूर हो सकता है। तो इसकी वजह से 11 जनपदों को मिलाकर के 3 मंडल के 11 जनपद, जिसमें बस्ती जनपद के 3 जिले जिसमें सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, जी गोंडा जनपद के 4 जनपद जिसमें गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, इसके अलावा गोरखपुर के 4 जनपद जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर शामिल हैं। इन 11 जिलों को मिलाकर के इसका जीआई टैग दिया गया है। जी जीआई टैग की एक खासियत है कि इन्हीं जिलों के किसान इसका निर्यात कर सकते हैं, यानी विदेशों में निर्यात या बिजनेस करने का अधिकार, एकाधिकार प्राप्त है यहाँ के किसानों को। अगर किसी दूसरे जिले का किसान, इन जिलों को छोड़ करके दूसरे जिले का किसान इसका निर्यात करता है, इसका व्यावसायिक उत्पादन करता है जी तो उसके ऊपर इसका केस भी कर सकते हैं यहाँ के किसान, इतना बड़ा एकाधिकार प्राप्त होता है। तो काला नमक जो है उत्तर प्रदेश के इन 11 जनपदों के किसानों की किस्मत चमकाने वाली फसल है, क्योंकि इसकी कीमत जो है वैरायटी के अनुसार 100 रुपए से लेकर के चावल की कीमत और लगभग 1500 रुपए तक है, जो विदेशों में 1500 बिकती है, जो क्योंकि वहाँ पर उसको बुद्ध का प्रसाद माना जाता है। लोगों का यह मानना है कि जब भगवान बुद्ध ने संन्यास धारण कर लिया, लोक जीवन से को त्याग दिया, तो लोगों ने उनसे कहा कि आप राजपाट छोड़ करके जा रहे हैं तो मुझे कुछ हम लोगों को कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जो हमको जीवन पर्यंत आपके होने का एहसास दिलाए। तो उन्होंने चावल का को एक प्रसाद के रूप में दिया, बुद्ध का प्रसाद इसको कहते हैं। उन्होंने कहा जब भी ये चावल पकाया जाएगा तो आसपास के घरों तक इसकी महक जाएगी, तो लोग समझेंगे कि हाँ ये बुद्ध का प्रसाद है। इसकी सुगंध, इसकी खासियत होती है काला नमक की। जी तो इसको जीआई टैग प्राप्त किया गया। और पहले इसकी बर्डपुर में खेती होती थी, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर विशेष तरह का खुशबू होता है। लेकिन इसकी जो देसी प्रजाति है, इसका जो पौध की लंबाई होती है लगभग 60 फीट तक होती है, जिसकी वजह से हल्की सी हवा करने से फसल गिर जाती थी और उसका उत्पादन जो है लगभग ये मान के चलिए कि 2 क्विंटल प्रति बीघे की तरफ होता था। तो जिसे उत्पादन कम होने से फसल गिरने की वजह से लोगों का मन धीरे धीरे इससे उचट गया था। लेकिन बाद में सरकार के IARI, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के नाम से जानते हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी किस्मों पर रिसर्च किया और 2 ऐसी किस्में विकसित कर दी जो देसी किस्म को भी पीछे छोड़ने वाला है। पौधों की लंबाई छोटी होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है, यानी लगभग 3 फीट 3.5 फीट के बीच में कर दिया। दूसरा क्या है, उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि लगभग 3 से 4 गुना बढ़ गया उत्पादन, यानी जो उत्पादन 2 क्विंटल होता था वो लगभग 6 से 7 क्विंटल हो गया और प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल हो गया इसका उत्पादन। चावल उससे महीन होने लगा, सुगंध उसमें उतनी अच्छी रहने लगी। तो 2 किस्में आई, वैसे तो बहुत सारी किस्में आई, लेकिन इन 2 किस्मों का मुकाबला कोई नहीं कर पाए, क्योंकि इन 2 किस्मों की खासियत देसी की तरह है। पहली जो किस्म है उसका नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1, क्योंकि इसको पूसा ने डेवलप किया। नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र के जो KVK है बस्ती में इसका ट्रायल हुआ और ट्रायल में यहाँ के क्लाइमेट में सफल पाई गई, इसलिए इसका नाम रखा गया पूसा नरेंद्र काला नमक 1। और आज के दौर में यह किस्म सर्वाधिक पॉपुलर, सर्वाधिक पोषक तत्वों से युक्त, सर्वाधिक सुगंध वाली, सर्वाधिक पतली चावल और अच्छा रेट देने वाली है। गन्ने की का बेल्ट माना जाता है, लेकिन कोई भी किसान अगर यहाँ इस किस्म की धान की खेती करता है तो 3 से 4 महीने में एक किसान प्रति बीघा लगभग 30,000 रुपये प्रति बीघा आमदनी प्राप्त कर सकता है, जो गन्ना कभी भी नहीं देगा। तो जीआई टैग प्राप्त, और एक तो दूसरी अच्छी उत्पादन देने वाला, खाने में स्वादिष्ट, सुगंधित और पोषक तत्वों से भरपूर। अगर हम जीआई टैग को और प्राप्त करें अपने उत्पादन के नजरिए से देखें, क्योंकि बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो एक धान है जो बिहार के सिर्फ 6 ब्लॉक में उपजाई जाती है, सिर्फ 6 ब्लॉक में और कहीं नहीं, जिसका नाम है मरचा धान। और यह जो है पश्चिमी चंपारण में कुल टोटल 18 ब्लॉक हैं, उन 18 ब्लॉकों में सिर्फ 6 ब्लॉकों में की जाती है, जिसमें मैनाटांड, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर, चटपटिया, ये 6 ब्लॉक हैं। और यहाँ की एक मिट्टी ऐसी है कि जो खुशबू, जो सुगंध, जो इसका स्वाद होता है, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, किसी जगह की मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर व्यावसायिक तौर पर आप नहीं उपजाना चाहते हैं, अपने खाने के लिए उपजाना चाहते हैं, तो इसको उपजा सकते हैं। निश्चित तौर पर इसका स्वाद आपको मुरीद बना देगा। इसको भी भारत सरकार द्वारा इन्हीं 6 ब्लॉकों के लिए जीआई टैग दे दिया गया है। और एक बहुत विख्यात चावल है जिसका जब आप
बिहार के जो उधर के हैं, बरौनी साइड के उधर के जिले हैं, उधर जाएंगे तो आपको हर महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में दही और चूड़ा मिलेगा, जो परंपरा को दर्शाता है। और वो चूड़ा जो बना होता है वो एक विशेष तरह के चावल से बना होता है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है, जिसका नाम है कतरनी चावल। और ये कतरनी चावल काला नमक की तरह ही सुगंधित होता है, पौष्टिक होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। और ये बिहारपुर का शान माना जाता है। और ये भागलपुर, बांका, मुंगेर का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कमाई कराने वाला किसानों का चावल है। और ये जो है भगवान के प्रसाद के रूप में भी यहाँ पर आता है अयोध्या में। और लगभग इसका ड्यूरेशन 155 से 60 दिन है, यानी जो ड्यूरेशन काला नमक का है वही समय ये भी पकने में लेता है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जैसे काला नमक हम पकाते हैं 10 घरों तक जाता है, 15 घरों तक आसपास के जाता है, उसी तरह का इसका भी खुशबू होता है। इसको भी लोग किसान जब पकाते हैं तो आसपास जाएगा। और इसकी कीमत काला नमक से थोड़ी सी कम है, क्योंकि काला नमक भगवान बुद्ध की वजह से जो है दूसरे देशों में जो बौद्धिस्ट देश है वहाँ प्रसाद के रूप में जाता है, डिमांड जाता है। तो काला नमक यहाँ आसपास के जिलों में 100 से 150 रुपए, और जब बाहर निर्यात किया जाता है तो यही काला नमक प्रसाद के रूप में 1500 रुपए तक किलो बिकता है। तो ये तो कुछ खास किस्में हुई जो किसान भाई बो करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सूखा पड़ने की दशा में मैंने कुछ किस्में बताई जो आप वो करके रोग रोधी किस्में बताई, जो जिसको रोप करके उसकी नशी डाल करके अपनी बचत कर सकते हैं। और कुछ किस्में ऐसी बताई जिसको डायबिटिक पेशेंट आसानी से खा सकते हैं। तो यानी अपना जो वंचित रह जाते थे चावल खाने से, उसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने बताया, खासकर हमारे उन सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए जो इस वक्त ट्यून किए हैं रेडियो ओमनी 90.0 FM। खासकर शुगर के मरीज भी अब चावल खा सकते हैं। बुद्ध का प्रसाद के बारे में भी आपने बताया, बिहार की बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियों के बारे में भी बताया, निश्चित ही। लेकिन आपकी पसंद का एक गीत और हम सुनना चाहेंगे श्रोताओं के साथ। देखिए, अब जब दिमाग में आया है तो एक गाना है जी, और गाना चंदन तिवारी का है जी। और वो गाना है खूंटे में दाल फंसी करके, आप उसको करिएगा, सर्च करिएगा। बिल्कुल। जिसमें एक चिड़िया जो है दाना लेकर जाती है, उसमें फट जाती है, तो वो जो नहीं निकाल जाती है बढ़ई के पास, बढ़ई निकाल नहीं पाता तो राजा रानी के पास जाती है, सांप के पास। तो बहुत अच्छा गीत है, उसको जरूर सुनाइएगा। बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम अपने श्रोताओं के साथ आइए सुनते हैं। और निश्चित ही काफी ऐसा गीत है जो कि आपके पिछली जिंदगी को ज्यादा अनुभव कराएगा। हम लोग किस्से कहानी के रूप में सुनते हैं, किदवंती कहानियों पे चलते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है सर। जानकारी का सिलसिला तो ये चलता ही रहा। निश्चित ही आप हमारे स्टूडियो में आए और खासकर किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। कहीं ना कहीं बेहतर वो पैदावार भी लेंगे। और शुगर जैसी बीमारी के बारे में भी आपने बताया, बड़ा संशय, बड़ा भ्रम भी होता है लोगों को कि चावल ना खाएं नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा। आपको रेडियो ओमनी बस्ती की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मेरी तरफ से भी ओमनी रेडियो बस्ती 90.0 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद। और इस तरह के अगर कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो निश्चित तौर पर आप फ़ोन कॉल करके हमारे जो आरजे DK पांडे जी हैं उनको ज़रूर बताएं, जिससे हम इस तरह से फिर आपसे मुखातिब हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार पुनः। और श्रोताओं, दीजिए इसी के साथ रेडियो दोस्त गुरु को अनुमति। प्रणाम।